हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है मॉनेटरी पॉलिसी। यह बहुत इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक टूल है। यह समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण जब हम पढ़ते हैं तो उसका समष्टिपरक आर्थिक नीति का यह बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है मौद्रिक नीति। तो हम यह जानेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। जो केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के जो उपाय अपनाए जाते हैं उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एज पॉलिसी एम्प्लॉइंग सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग जनरल इकोनॉमिक अचीव्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये जो केंद्रीय बैंक का मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिससे कि जो सामान्य आर्थिक नीतियों का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। तो आगे हम पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के बच्चों का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैंने स्लाइड्स इंग्लिश में बनाई है और हिंदी में बोल रही हूँ ताकि दोनों ही माध्यम के बच्चे अच्छी तरह से इसे समझ सकें। और वैसे भी हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इंग्लिश के टर्म्स को जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में बहुत अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश का आधार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्वेश्चन पेपर में से आप उसको देख सकें कि आपसे एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य हैं, पूर्ण रोजगार, कीमत की स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, भुगतान संतुलन की स्थिरता, विनिमय दर की स्थिरता और मनी की जो है न्यूट्रलिटी या उसकी निष्क्रियता, और इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या समान रूप से आय को वितरित करना। पूर्ण रोजगार की अगर हम बात करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति का। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से जो हमारा जो संभावित उत्पादन होता है उसकी हानि होती है, बल्कि सामाजिक जो रूप से भी उसके जो आत्मसम्मान है व्यक्ति का उसको ठेस पहुंचती है। तो इसलिए जो एक देश का उद्देश्य होता है आर्थिक नीतियों का, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वहां पर पूर्ण रोजगार को उत्पन्न किया जाए, तो उसके लिए मौद्रिक नीति बहुत हेल्पफुल होती है। फिर कीमत स्थिरता, both economics and favor this policy because fluctuation in price bring uncertainty and instability of in the economy। क्योंकि जो कीमत में अगर बहुत उतार चढ़ाव होते हैं तो अर्थव्यवस्था में बहुत अनिश्चितता तथा अस्थिरता होती है। इसलिए आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता को लाया जाए। फिर आर्थिक वृद्धि, वन ऑफ द मोस्ट important objectives of monetary policy in recent years has been rapid economic growth in an economy. Economic growth is defined as the process whereby the real per capita income of a country increases over a long period of time। तो एक देश की जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है वह लॉन्ग पीरियड में बढ़ रही है, तो उसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तो मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक वृद्धि भी होता है। फिर भुगतान संतुलन में स्थिरता, यह भी मौद्रिक नीति का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक्सचेंज रेट या विनिमय दरों की स्थिरता, एक्सचेंज रेट या विनिमय दर किसे कहते हैं कि एक देश की करेंसी के को दूसरे देश की करेंसी के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसको हम विनिमय दर कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि $1 बराबर 70 रुपए है, तो यह एक्सचेंज रेट हुई। तो हम इसे जो है एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि यदि एक्सचेंज रेट में बहुत उतार चढ़ाव होता है तो
उससे हमारे जो है अर्थव्यवस्था में बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है हमारे देश के ऊपर, उसका विश्वास खत्म होता है और अनिश्चितता उत्पन्न होती है। तो विनिमय दर की स्थिरता भी मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। Neutrality of money. Economists such as Wicksteed Robertson has always considered money as a passive factor. According to them, money should play only a role of medium of exchange and not more than that. Therefore, the monetary policy should regulate the supply of money. तो विक्सटीड और रॉबर्टसन जैसे अर्थशास्त्री ये मानते थे कि मुद्रा को अर्थव्यवस्था में निष्क्रिय रूप से काम करना चाहिए, उनका उसका खाली मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए मनी को एक निष्क्रियता के रूप में, मौद्रिक नीति को इस प्रकार से काम करना चाहिए कि वह मौद्रिक नीति मुद्रा को निष्क्रिय रूप से काम करने में सहायक हो सके और उसमें मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव का अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव ना पड़े। फिर समान आर्थिक वितरण, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे अर्थशास्त्री, many economists used to justify the role of the fiscal policy in maintaining economic equality. However, in recent years, economists have given the opinion that monetary policy can help and play a supplementary role in attaining an economic equality. हम आगे देखेंगे कि इसके लिए क्या करते हैं। आर्थिक समानता को लाने में राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी के साथ मौद्रिक नीति भी समान रूप से सहायक होती है। वह कैसे होती है वह हम आगे देखेंगे। अब मौद्रिक नीति के क्या क्या जो है तरीके हो सकते हैं, उसके प्रकार क्या हो सकते हैं। मौद्रिक नीति जो उद्देश्य है उसके अनुसार अलग अलग तरीके की हो सकती है। एक्सपेंशनरी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, विस्तारवादी, संकुचनवादी, काउंटर साइक्लिकल यानी प्रतिचक्रीय, रूल बेस्ड पॉलिसी और डिस्क्रिशनरी पॉलिसी या स्वविवेक से जो आधारित होती है गवर्नमेंट की, वह या नियम आधारित। विस्तारवादी मौद्रिक नीति, संकुचनवादी काउंटर साइक्लिकल यानी प्रतिचक्रीय जो व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव को दूर करे, और उसके बाद रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी एंड डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत स्पेंडिंग को या खर्च करने को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सेंट्रल बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर देता है, नकद कोष अनुपात और संवैधानिक तरलता अनुपात को कम कर देता है, और बाजार में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी खरीद करता है। तो ये जो है बहुत ध्यान देने की बात है कि जब मंदी की स्थिति है तो लोगों के हाथों में मुद्रा को ज्यादा जो है बढ़ाना है, उसके लिए बैंक रेट और ये सारी चीजों को कम किया जा रहा है और प्रतिभूतियों को खरीदा जा रहा है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा जो है मुद्रा पहुंचे। और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, इसमें इसका अपोजिट किया जाता है, उल्टा किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, जो बैंक दर और रेपो रेट है उनको बढ़ा दिया जाता है। इसका उद्देश्य इन्फ्लेशन को रोकना होता है और प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। तो ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है और आपके लिए ये बहुत ध्यान देने की बात है कि मंदी की स्थिति में मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है और स्फीति के अंदर क्या किया जाता है। अब काउंटर साइक्लिकल मॉनेटरी पॉलिसी, इसका उद्देश्य जो चक्रीय उतार चढ़ाव हो रहे हैं अर्थव्यवस्था में उसको दूर करना और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है। तो उसके लिए वही काउंटर साइक्लिकल मेजर अर्थव्यवस्था में जब स्फीति की स्थिति है तो मैंने बताया क्या करना चाहिए, मंदी की स्थिति है तो क्या करना चाहिए, ये मौद्रिक नीति उसी तरह से काम करती है। अब रूल बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी, अंडर रूल बेस्ड पॉलिसी money supply and related variables are controlled by predetermined rules, norms and standards. The central bank authorities cannot use their discretion to change the values of these variables. से पहले से ही norms और rules जो है तय कर दिए जाते हैं कि मौद्रिक नीति कैसी होगी और इसको सेंट्रल बैंक नहीं चेंज कर सकता है। और डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक को बहुत ज्यादा स्वायत्तता होती है,
उसको जो है मॉनेटरी पॉलिसी अपने हिसाब से बनाने की। अंडर सच अ पॉलिसी रादर देन गेटिंग कंस्ट्रेंट बाय अ प्री सेट रूल, द सेंट्रल बैंक आफ्टर असेसिंग द इमर्जिंग इकोनॉमिक सिनेरियो and using its own judgment can change the values of money supply and the related variables। सब अर्थव्यवस्था में जैसी स्थिति है उस हिसाब से केंद्रीय बैंक अपने हिसाब से निर्णय लेता है कि किस तरह की उसको पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण क्या क्या हैं? जो साख नियंत्रण उपाय करते समय जो टूल्स होते हैं वही क्रेडिट कंट्रोल, वही टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी में यूज आते हैं। इसके जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आपको एक पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि जो साख नियंत्रण के जो उपकरण होते हैं वो एक तो मात्रात्मक होते हैं, एक गुणात्मक होते हैं। तो ये भी सेम चीज टूल्स यहाँ भी यूज हो रहे हैं, परिमाणात्मक और क्वांटिटेटिव, और दूसरा चयनात्मक या गुणात्मक। मात्रात्मक या संख्यात्मक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव या चयनात्मक और गुणात्मक। इसमें क्या क्या चीज आ जाती है? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं, वेरिएशन इन रिक्वायर्ड रेशियो, रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, रेपो रेट इत्यादि। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड लाइसेंसिंग, उपभोग का नियमन, साख का नियम, राशनिंग, सीमा आवश्यकताओं में परिवर्तन, परिवर्तनशील ब्याज दर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक दर को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। यह मौद्रिक नीति का सबसे पुराना उपकरण है, जिससे यह वो दर होती है जिससे व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं या उनके प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती की जाती है, उसे बैंक दर कहते हैं। खुले बाजार की क्रिया या ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सेंट्रल बैंक इसका जो है इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने आपको बताया कि जब इस मंदी की स्थिति होगी तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? प्रतिभूतियों को परचेज करेगा या उसकी बाई करेगा, जैसे कि केंद्र सरकार, ये वाणिज्यिक बैंकों के हाथ में ज्यादा पैसा जाए। और जब इन्फ्लेशन की स्थिति है तो वो जो है प्रतिभूतियों को बेचेगा, और जिससे कि जो कॉमर्शियल बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी है वो केंद्रीय बैंक के पास आ जाए। वेरिएशन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये इसमें नगद कोष अनुपात और संवैधानिक तरलता अनुपात, ये जो दो आते हैं। नगद कोष अनुपात का ये कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि अपने जो कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और संवैधानिक तरलता अनुपात होता है कि कुछ प्रतिशत भाग कुल जमाओं का कुछ जितना प्रतिशत अपने पास तरल रूप में अपने पास रखना पड़ता है, वह संवैधानिक तरलता अनुपात या SLR होता है। तो ये सारे 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, व्हेनेवर द बैंक्स हैव एनी शॉर्टेज ऑफ फंड्स they can borrow it from RBI. Repo rate is the rate at which banks borrow rupees from RBI. And liquidity adjustment facility, it is a tool used in monetary policy that allows banks to borrow money through repurchase agreements. This arrangement allows banks to respond to liquidity pressures and it is used by governments to assure basic stability in financial market. Qualitative में rationing of credit या साख की राशनिंग, कि किस विशेष क्षेत्र को कितना साख जो प्रदान किया जाएगा। जैसे अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रमोट करना है तो उसमें साख को बढ़ावा देगी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, और अगर जिस क्षेत्र को कम जो है प्रमोट करना है तो उस क्षेत्र में साख की सुविधा को कम कर देती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी एंड इट्स मैक्सिमम लोन वैल्यू। तो
कितना जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आप कोई लोन उठा रहे हैं तो उसके पीछे कितना भाग आपको गवर्नमेंट के पास, सॉरी सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ रहा है। तो वो रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा देगी तो आप कम लोन ले पाओगे। तो अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है तो आरबीआई या जो सेंट्रल बैंक होता है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। तो और अपोजिट केस में या मंदी की स्थिति में इसे घटा सकता है। पब्लिसिटी के द्वारा, प्रचार के द्वारा, आरबीआई uses media for publicity of its views on current market condition and its direction that will be required to be implemented by the commercial banks to control the unrest. Regulation of consumer credit, जो उपभोक्ता साख है उसका नियमन, कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कार खरीदने के लिए ऋण देना या दूसरे जो है ड्यूरेबल कमोडिटी के लिए आजकल आप देखते होंगे कई एक कंपनियां 0 इंटरेस्ट रेट पर ऋण दे रही हैं। तो ये इस तरह की उपभोक्ता साख को नियमन करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है। फिर उसके बाद नैतिक दबाव, मॉरल सुएशन या नैतिक दबाव डाल के करता है, जैसे स्पेक्युलेटिव और नॉन एसेंशियल पर्पसेस के लिए, सट्टेबाजी के लिए और गैर आवश्यक उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक बैंक ऋण ना दे सके। फिर अगर ये इन सब के बाद भी वाणिज्यिक बैंक नहीं मानते हैं और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध वह प्रत्यक्ष कार्रवाई। मौद्रिक नीति का क्या सिग्निफिकेंस होता है, आपने देखा ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को या स्फीति या मंदी की स्थिति को नियंत्रण करने में इससे सहायता मिलती है। मुद्रा की पूर्ति और साख की पूर्ति और उसकी उपलब्धता को नियंत्रित करने में इससे सहायता मिलती है। एक एकीकृत ब्याज दर का जो संरचना है वह अर्थव्यवस्था में मिलती है। इससे एक प्रभावपूर्ण केंद्रीय बैंकिंग को अपनाने में मदद मिलती है। इससे लॉन्ग टर्म लोन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन साख प्रदान करती है ये, और इससे वित्तीय संस्थाओं का जो है निर्माण किया जा सकता है। थैंक यू।